ओके, हम लोग तो थे ना, मैं तो थी ना। तो बचपन से ऐसा ही है क्या कि यहाँ पे आके कुछ खास बदला है? चेक। स्नो नहीं, स्नो। बहुत आगे जाना है अपने को। लॉ से लड़ाई नहीं, इंग्लिश से लड़ाई है। तुम्हारा बीसीआर कैसा है फिर? क्योंकि पेपर 2 में अच्छे मार्क्स पाने के लिए बीसीआर भी स्ट्रांग होना जरूरी है। होगा ना मैम का मोस्टली रिवीजन बैच जून में होगा, फर्स्ट वीक ऑफ जून। हाँ हाँ, तो 2 घंटे अगर बैठे हो तो 2 दिन में हो जाएगा। एक दिन में अगर करना है तो 4 घंटे में तुम्हारा हो जाएगा। हाँ, 4 घंटे में हो जाता है बीसीआर। वो तुम लोग डिसाइड कर लो ना, आप और मैम डिसाइड कर लो 1 दिन देना है या 2 दिन देना है। क्योंकि रिवीजन लेक्चर्स के लिए जब आप बैठते हो तो आपका भी 1 टाइम रीडिंग होना ज़रूरी है। आप सिर्फ जाओगे ये उम्मीद से कि रिवीजन लेक्चर हम देख लेंगे और सब कुछ सॉर्टेड हो जाएगा और फिर बाद में ये सब्जेक्ट देखने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी, तो फिर आपका भी जो, हाँ, आपके जो एक्सपेक्टेशन है वो गलत हो जाता है ना। क्योंकि बीसीआर अगर आपने देखा होगा, हमारे नॉर्मल रेगुलर बैच में भी बीसीआर के कुछ 30-35 लेक्चर्स थे, सो अप्रॉक्सीमेटली 35 आवर्स। सो ऑब्वियसली बात है, जो आपने 35 आवर्स में किया है वो 4 घंटे के रिविजन सेशन में नहीं होगा। 4 घंटे का ये जो रिविजन है, या ये जो रिविजन हम लोग अभी हर सुबह ले रहे हैं पिछले 4-5 दिनों से, उसका ये इंटेंशन है कि क्लास में आपकी एक बार कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो गई है, घर पे आपने रीडिंग और लर्निंग कर लिया है। बट कैसा होता है ना, एक तो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है और दूसरा इट इज़ ऑल्सो सब्जेक्टिव, राइटिंग पेपर है। तो जितनी बार आप उसको सुनोगे या आप उसको पढ़ोगे उतना ज़्यादा वो रिटेन्ड रहता है। सो बेसिकली इस पेपर 2 में स्पेशली फॉर फाउंडेशन थोड़ी ज़्यादा मेहनत है एज कम्पेयर टू अदर पेपर्स, क्योंकि आपका इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स इज ऑब्जेक्टिव पेपर एंड अकाउंट्स दो इट इज सब्जेक्टिव पेपर बट इट्स अ प्रैक्टिकल पेपर। सो बेसिकली दोनों तरह के चैलेंजेस पेपर 2 में ही आते हैं। पहली बात तो इट इज सब्जेक्टिव और दूसरी बात इट इज अ थ्योरेटिकल पेपर। सो दैट इज वाई इवन द इंस्टीट्यूट इज एक्सपेक्टिंग कि आप इतनी मेहनत करो। सो यू आर सपोज टू कीप अप विद द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द आईसीआई। आईसीआई ने भी अपना स्टैंडर्ड बनाया है। देखो, अगर आज के ज़माने में हम कहते हैं दैट वी आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, हमारा जो नज़रिया होता है वो इंसान को देखने का वो टोटली अलग हो जाता है। वी हैव अ फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट। अगर कोई कहता है ना कि हम लोग एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एक अलग सा रिस्पेक्ट आने लग जाता है फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन। तो इंस्टीट्यूट को भी ये चीज़ मेंटेन करना ज़रूरी है। तो इंस्टीट्यूट भी आपको तभी क्लियर करेगा जब इंस्टीट्यूट को लगता है दैट यू आर रियली एलिजिबल टू क्लियर द एग्जामिनेशन। सो इंस्टीट्यूट ने एक स्टैंडर्ड सेट किया है एंड एज स्टूडेंट्स वी आर सपोज टू मीट दैट स्टैंडर्ड एंड दिस स्टैंडर्ड इज एक्चुअली स्टैंडर्ड फॉर एवरीवन। फॉर्चुनेटली सीए के कोर्स में देयर इज नो रिजर्वेशन, जो बहुत अच्छी चीज है। सो इट्स प्योरली बेस्ड ऑन मेरिट। अगर आप एलिजिबल हो तो आप क्लियर हो गए। वी आर नॉट गोइंग टू डिस्क्रिमिनेट यू, नॉर अकॉर्डिंग टू योर जेंडर, नॉर अकॉर्डिंग टू योर कास्ट। कोई रिजर्वेशन नहीं है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, बैकवर्ड कैटेगरी है या नॉर्मल कैटेगरी का बच्चा है। अगर इंस्टीट्यूट को लगता है आप एलिजिबल हो, आपका वो मेरिट है, तो आप क्लियर कर जाओगे। सो दिस इज अ वेरी गुड थिंग विद द आईसीआई। तो इंस्टीट्यूट ने तो ये स्टैंडर्ड सबके लिए कॉमन सेट किया है, किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो इसीलिए अब आपको क्या करना है, अगर स्टैंडर्ड सेट है आपको वो स्टैंडर्ड को मीट करना है। और लॉ के लिए थोड़े हाई स्टैंडर्ड सेट है एज कंपेयर टू पेपर 1, 3 एंड 4।
तो सिर्फ ये आपके लिए नहीं है, तो आपको डरने की बात नहीं है कि हमारे तरफ इम्पार्शलिटी हो रही है और दूसरे की तरफ पार्शलिटी हो रही है। ये स्टैंडर्ड तो सभी के लिए है, तो सारे 1 लाख बच्चे जो एग्जामिनेशन दे रहे हैं सभी के लिए ये चीज तो कॉमन है, सभी को मेहनत करनी है, सिर्फ आपको नहीं करनी है मेहनत। तो अगर ऑलरेडी चीजें डिफाइंड है तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि अगर ये चीज एक्सपेक्टेड है, हमें ये चीज करनी है। सो इट्स नॉट एन ऑप्शन, यू हैव टू डू इट if you want to be in that 30% crowd who is clearing the examination. नहीं तो अगर आपको वैसे भी नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, इंस्टीट्यूट इज नॉट गोइंग टू क्लियर यू। इफ यू आर नॉट एलिजिबल कैंडिडेट यू आर नॉट गोइंग टू पास द एग्जामिनेशन। एकदम सिंपल फंडा, एकदम सिंप्लिसिटी पे आईसीआई गई है। तो अगर इंस्टीट्यूट ने ये स्टैंडर्ड सेट किया है और कहा है हम जानते हैं थ्योरेटिकल पेपर है बट फिर भी हम उसको सब्जेक्टिव रखना चाहते हैं, यू हैव टू कीप अप विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ द आईसीआई। और इसीलिए इतने रिवीजन हो रहे हैं। अगर मैं चाहती तो 1-2 दिनों में भी लॉ का रिवीजन कंप्लीट कर सकती थी। दैट इज नॉट अ बिग टास्क, इतनी बड़ी बात नहीं है, सैटरडे संडे में हो जाता था कंप्लीट। बट समझो ये सब्जेक्ट इतनी मेहनत डिमांड करता है और आपको ऐसा लेफ्ट आउट फील ना हो कि हम ही कर रहे हैं, इसलिए मैं भी हर रोज आपके साथ आ रही हूँ एंड वी आर रिवाइजिंग इट टुगेदर। बट बाकी लर्निंग और जो मैं होमवर्क आपको दे रही हूँ इन आईसीआई के क्वेश्चंस का राइटिंग प्रैक्टिस, वो तो आपको खुद करना है। ऐसा तो नहीं आप बस 4 साल के बच्चे हो, आपके साथ बस हाथ पकड़ लिया और राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हो, उतना तो अब आपको खुद करना है। 18 साल की आपकी उम्र हो गई है, तो कुछ चीजें हैं जो आपको उम्र के साथ सीखनी होती है और समझनी होती है और वो सिंसियरिटी अपने गोल्स की तरफ बतानी होती है। बाकी मैंने आपको कहा है मेरा साथ तो हमेशा रहने वाला है, यू नीड नॉट वरी। हम जून में भी आरटीपी का डिस्कशन करेंगे, राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे और एक मेरा 10-15 मिनट का सेशन होगा जहाँ पे मैं आपको कुछ टिप्स बताने वाली हूँ, जो चीज़ें आपको याद रखनी होगी जस्ट बिफोर गोइंग फॉर द एग्जामिनेशन। तो ये सारी चीज़ों का आप ख्याल रखना एंड देन यू गो फॉर द एग्जामिनेशन। यस और नो गाइस? और इसीलिए ये सारा रिविजन भी हो रहा है। और मैंने ये क्यों कहा, क्योंकि लॉ के 60 मार्क्स के पेपर के साथ 40 मार्क्स का बीसीआर भी है, तो 40 मार्क्स जितनी इज्जत आपको बीसीआर को भी देनी पड़ेगी, नहीं तो बात नहीं बनेगी ना। आपने लॉ में बहुत मेहनत कर ली बट आप बीसीआर को देख ही नहीं रहे हो और फिर आप बोल रहे हो मैम हमने तो बहुत मेहनत की बट हमको मार्क्स ही नहीं मिले, तो ऐसे कैसे होगा ना। 40 मार्क्स का अगर बीसीआर है सो यू आर सपोज टू मेंटेन दैट बैलेंस ऑल्सो। जैसे आप कह रहे हो मैम लॉ में एक एक्ट हमने बहुत भारी पढ़ी, मैम बहुत भारी, मतलब आप कुछ भी पूछो, रात के 3 बजे भी उठा के सवाल पूछो तो हम जवाब दे दोगे। तो मैं बोल रही हूँ बहुत बढ़िया बेटा, कौन सी एक्ट इतनी भारी पड़ी? एलएलपी एक्ट। तो एलएलपी एक्ट का वेटेज ही 5 मार्क का है। So you need to understand and strike the right balance between the weightage also and the time that you are allocating. So वैसी वो बात होती है। So along with the 60 marks of law, 40 मार्क्स बीसीआर को भी है, ये चीज आप मत भूलिएगा। और 40 मार्क्स जितना आप पढ़िएगा, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप ज्यादा इज्जत बीसीआर को दे दोगे और लॉ को इज्जत ही नहीं दोगे, लॉ में एक ही एक्ट को इज्जत दोगे एलएलपी, वैसा नहीं कह रही हूँ मैं। थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करो। अगर 40 मार्क्स का बीसीआर है, 40 मार्क्स जितनी इज्जत आपको देनी पड़ेगी, आपके पास ऑप्शन नहीं है। सिर्फ लॉ पढ़ लिया इससे आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। और लास्ट अटेम्प्ट में आप आपके सीनियर्स को पूछ लेना, जो 70% स्टूडेंट्स फेल हुए हैं, 1 लाख बच्चों ने एग्जामिनेशन दिया था, 70,000 स्टूडेंट्स फ्लंक्ड, 30,000 बच्चे ऐसे हो गए जो फेल हुए ओनली बिकॉज ऑफ लॉ। लॉ मतलब लॉ एंड बीसीआर। सो डोंट लेट दैट हैपन टू योरसेल्व्स। ओके, लॉ को तो आप इज्जत दो बट लॉ के साथ साथ स्ट्राइक द राइट बैलेंस विद बीसीआर ऑल्सो। यस और नो गाइस? चलो लेट्स स्टार्ट। टेंशन मत लो रोशन, टेंशन लेके कोई मतलब नहीं है। अब आप आपके आने वाले 1 महीने को कैसे बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हो उस बारे में आप सोचो, ठीक है? समय है अभी भी आपके पास, ऐसा नहीं है कि समय नहीं है। 1 month for 4 subject is enough provided you are managing your time efficiently now. कम से कम अभी 8 से कम मैं कह रही हूँ, कम से कम आपको 12 घंटे तो पढ़ना होगा। If you can stretch it to 14 hours, nothing like it. But 12 hours is the minimum bar that is set. उससे ज़्यादा 13, 14, 15 is all up to you.
हाउ मच यू कैन मैनेज। मैंने तो कुछ कुछ बच्चों को देखा है 16-16 घंटे भी पढ़ते हैं, बट अब वो अलग बात है कितना एफिशिएंटली और इफेक्टिवली पढ़ा है, बट पढ़ने वाले पढ़ते हैं, ये बात आप समझ लो। 1 लाख बच्चे हैं जो एग्जामिनेशन दे रहे हैं, सो द competition is like really tough. Now you genuinely have to feel the heat of competition and take it in a positive manner and study to the next level. You have to push yourself. तो possible होगा। आप वो comfort zone में रहोगे तो कभी possible नहीं होने वाला, फिर आप expect भी मत करना कि आपको वैसा result भी है। ठीक है, चलो आ जाइए। ओके, लेट्स स्टार्ट। हाँ बेटा, आरटीपी का भी जो सेशन है कृतिका, इट्स गोइंग टू बी कंडक्टेड ऑन यूट्यूब ओनली, डोंट वरी। ओके, जो लॉ में फेल हुए उन्हें बीसीआर में मार्क्स नहीं मिले क्या? देखो, जब आपका रिजल्ट आता है ना बेटा, इंस्टीट्यूट बाइफर्केट नहीं करता है लॉ में इतने और बीसीआर में इतने। पेपर 2 में आपको रिजल्ट आएगा टोटलिटी में। तो जब आपका रिजल्ट आता है ऑन योर स्क्रीन, दैट मेन स्क्रीन, आपको 4 पेपर नजर आएंगे और उनका इंडिविजुअल मार्क्स, टोटल मार्क्स, और आप पास हुए या फेल हुए ऐसा नजर आता है। तो तब आपको ये समझ में नहीं आता आपको लॉ में कितने मार्क्स मिले और बीसीआर में कितने मिले। हो सकता है बच्चे ने लॉ में अच्छा स्कोर भी किया हो सकता है 60 में से लॉ में उसको 30 मार्क्स भी मिला हो, बट 40 मार्क्स के बीसीआर में से हार्डली कुछ मार्क्स मिले हो, तो फेल हो गया ना बच्चा। सो वैसी वो बात होती है। आ जाइए, लेट्स स्टार्ट। हेलो गुरप्रीत, चलो लेट्स स्टार्ट। हाँ बेटा, बीसीआर के भी रिवीजन सेशन हो गए, तो पूजा मैम आपको बता देगी जल्दी, आप उसका टेंशन मत लीजिएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, ठीक है। सो कल तक हमारा क्या हो गया था, हमारे 5 यूनिट्स हो गए थे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। नाउ we are going to the last unit of the Indian Contract Act, that is relating to contingent and quasi contracts. In fact, आज हम लोग सेल ऑफ गुड्स एक्ट का भी रिवीजन शुरू कर लेंगे। लेट्स स्टार्ट। आई एम गुड डियर, थैंक यू सो मच। अभी कॉन्सेंट्रेट करते हैं वर्चुअल स्टूडेंट्स, आप लोग भी जो जो सवाल मैं पूछ रही हूँ उन सवालों का जवाब प्लीज चैट बॉक्स में दे दीजिएगा। ओके, दो चीजों के बारे में इस यूनिट में बताया गया है, कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स। सबसे पहले हम शुरू करते हैं विथ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। सो व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स? सुनो मेरी बात। कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स बेसिकली अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू समथिंग or not to do something if an event which is collateral is either happening or not happening, and this collateral event is an uncertain event and it is also a future event. There is equal chances that that event may happen or may not happen, और उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि आपको मेन कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना है या मेन कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करना है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को कहते हैं एज कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को कहते हैं एज कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। तो आपका मेन कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होगा या नहीं होगा इज एक्चुअली डिपेंडेंट अपॉन द हैपनिंग और द नॉन हैपनिंग ऑफ अ फ्यूचर अनसर्टन इवेंट. So there are certain essential elements of a contingent contract. सबसे पहली बात तो contingent contract का performance is dependent upon the happening or non-happening of some future event. This future event is a uncertain event and it is collateral to the main contract. तो main contract अलग है और collateral event अलग है. अगर मेरी शिप 10 तारीख के पहले आ जाती है तो मैं आपको मेरा चावल बेचूंगी जो शिप में आ रहा है. तो दो घटनाएं हैं. मेन कॉन्ट्रैक्ट है चावल बेचना और ये चावल मैं कब बेच पाऊंगी अगर मेरी शिप अगले महीने के 10 तारीख तक आ जाती है. सो बेसिकली शिप का आना इज अ कोलैटरल इवेंट.
शिप आ भी सकती है या डूब भी सकती है, या शिप 10 तारीख के बाद भी आ सकती है. सो दिस वी डोंट नो राइट नाउ. इट मे हैपन और मे नॉट हैपन. और उसी के हिसाब से हमारा मेन कॉन्ट्रैक्ट या तो परफॉर्म होगा या तो परफॉर्म नहीं होगा. बोथ पार्टीज आर एक्चुअली इंटरेस्टेड in the performance of the contract. So that is why a contingent contract is different from a wagering agreement, and this differentiation is very important. मैं 1 मिनट का आपको समय दे रही हूँ. Please read all the points of this differentiation. एक बार डिस्कस कर ले फिर आप रीडिंग करना. Okay. कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग, कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में बेसिकली आपका मेन कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस इज डिपेंडेंट अपॉन अ कोलैटरल इवेंट विच में ईदर हैपन और मे नॉट हैपन. बट वेगरिंग अग्रीमेंट में तो आप पैसा देना प्रॉमिस कर रहे हो ऑन द हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ अ फ्यूचर अनसर्टन इवेंट. जो कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है दे आर वैलिड इन द आइज ऑफ लॉ, but a wagering agreement is void ab initio. In fact wagering agreement में आपकी mentality win lose की होती है, और contingent contract में it's a collaborative approach. दोनों का win win situation है. So it's not based कि आपकी हार पे मेरी जीत होगी. वैसी mentality contingent contract में नहीं होती है. Contingent contract में parties are interested in the performance of the main contract. बट वेगरिंग अग्रीमेंट में तो दे आर ओनली इंटरेस्टेड इन द वेगर अमाउंट. ओके, उस घटना से उनका कोई खास लेना देना नहीं है. हाँ या ना? सो दिस इज द डिफरेंशिएशन बिटवीन अ कॉन्टिंजेंट एंड अ वेगरिंग अग्रीमेंट. एक्चुअली है वहां पे कॉन्ट्रैक्ट लिखा है, उसको अग्रीमेंट लिख दो क्योंकि वेगरिंग अग्रीमेंट कभी कॉन्ट्रैक्ट बनता ही नहीं है. मैं आपको 1 मिनट का समय दे रही हूँ. वर्चुअल स्टूडेंट्स आप लोगों को भी प्लीज ये डिफरेंशिएशन गो थ्रू करो. अगर आप चाहते हो कीवर्ड्स हाईलाइट कर सकते हो वहां पे. वेगरिंग अग्रीमेंट कर दो बेटा उसको. वेगरिंग कॉन्ट्रैक्ट लिखा है ना, वो कभी कॉन्ट्रैक्ट बनता ही नहीं है. इट्स ओनली एन अग्रीमेंट. हो गया लिख के रीड करके इतने जल्दी? मैंने 4 ही पॉइंट्स डिस्कस किए थे. 4 मार्क्स का सवाल है उसके हिसाब से. टेक्स्ट बुक में तो 6 पॉइंट्स दिए हुए, तो आप 6 रीड करो ना तो याद 4 रहेगा. हाँ 7 है, ठीक है. भावनाओं को समझो यार. Virtual students, are you all done with the writing part? Reading part? इसके साथ रह के मैं भी बिगड़ गए हुए. क्या कर रहे? गोला? ज्यादा पढ़ लेते हो तुम लोग. चलो आ जाइए. ओके, रीड करके हो गया. ओके, सो लेट अस चेक आउट द रूल्स रिलेटिंग टू द एनफोर्समेंट ऑफ अ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट. कब कब आपका कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स किया जा सकता है? अब देखो 4 चीजें पहले मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ. पहली 4 चीजें, क्योंकि ये चारों चीजें थोड़ी बहुत सिमिलर है. आपका परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट. ओके, एक तो टाइम इज मेंशन, टाइम इज नॉट मेंशन, इवेंट का हैपनिंग नॉट हैपनिंग, हैपनिंग नॉट हैपनिंग. तो ऐसे करके 4 किस्से हैं. टाइम इज मेंशन, टाइम इज नॉट मेंशन, एंड द परफॉर्मेंस ऑफ द मेन कॉन्ट्रैक्ट इज डिपेंडेंट ईदर ऑन हैपनिंग नॉन हैपनिंग, हैपनिंग नॉन हैपनिंग. ऐसी 4 केसेस हमने क्लास में भी देखे थे, याद है आपको? ए बी, फिर A1 A2 B1 B2. क्या तुम्हें याद है? तो अब ऐसे केस में माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपका कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो आपने एंटर किया है उसका परफॉर्मेंस में टाइम दिया है, और उसका परफॉर्मेंस जो टाइम दिया भी है, टाइम भी मेंशन के साथ साथ अगर कोलैटरल इवेंट होता है तो आपको परफॉर्म करना है.
तो ऐसे केस में पहली बात तो कोलैटरल इवेंट होना चाहिए, सिर्फ होना नहीं चाहिए, इट शुड हैपन विद इन द टाइम मेंशन। तो मतलब शिप आनी चाहिए और अगले महीने के 10 तारीख के पहले आनी चाहिए। घटना का होना भी जरूरी है और उस टाइम लिमिट में होना जरूरी है, तब फिर कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है एनफोर्सेबल। बट अगर टाइम मेंशन्ड है और हमने कहा है कि कोई घटना नहीं होए तो हम कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करेंगे, तब ऐसे केस में इन दैट गिवन टाइम कोलैटरल इवेंट शुड नॉट हैपन, देन यू विल परफॉर्म द मेन कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि हमने कहा है अगर मेरी शिप 10 तारीख तक नहीं आई ना, नॉन हैपनिंग, तो अपने गोडाउन का गेहूं में आपको बेचोगे। नहीं आई बात समझ में? क्या आई समझ में? सो बेसिकली एक तो टाइम फ्रेम के अंदर वो घटना नहीं होनी चाहिए, तभी गोडाउन का गेहूं मिलेगा। आई क्या बात समझ में? यहाँ पे टाइम स्पेसिफाइड नहीं है, तो जैसे वो इवेंट होता है आप कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करोगे, या तो अगर रीजनेबल टाइम में वो इवेंट नहीं हुआ तो फिर आप कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करोगे और वो हो जाता है एनफोर्सेबल इन द आईज ऑफ लॉ। जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल जेरी कह रहा है मैंने ये घर को बेचने का ऑफर स्पाइक को दिया है, अगर स्पाइक ने मना कर दिया तो मैं ये घर आपको बेच दूंगा। अगर स्पाइक ने मना किया, वी डोंट वांट स्पाइक टू परचेज द हाउस, टाइम मेंशन नहीं है, एंड ऑन नॉन हैपनिंग वी विल एग्जीक्यूट द कॉन्ट्रैक्ट विथ यू। यस और नो गाइज? याद है आपको चारों भी एग्जाम्पल्स? गुड। और उसके अलावा भी और दो चीजें हैं। पहली बात तो कॉन्ट्रैक्ट वुड सीज टू बी एनफोर्सेबल if it is contingent upon the conduct of a living person, when that living person does an act because of which main contract का performance हो जाता है impossible। दीपिका जी का एग्जाम्पल याद है? हाँ या ना? तो बेसिकली यहाँ पे ये जो कोलैटरल इवेंट है, इट्स नॉट एन इवेंट बट इट इज द कंडक्ट बिहेवियर ऑफ अ लिविंग पर्सन। उसके बिहेवियर के हिसाब से या तो मेन कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होगा या तो मेन कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं होगा। और अगर आपका मेन कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस इज डिपेंडेंट अपॉन अ कोलैटरल इवेंट एंड दिस कोलैटरल इवेंट इज एन इम्पॉसिबल इवेंट, तो कभी भी ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो ही नहीं सकता है। यस और नो गाइस? जैसे कि आई विल सेल यू राइस इफ टुमारो द सन विल राइज फ्रॉम द नॉर्थ, विल दिस एवर बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट? क्योंकि आपका कोलैटरल इवेंट कैसा है? इम्पॉसिबल है, वो कभी होने ही नहीं वाला है, चाहे आप कुछ भी क्यों ना कर लो। यस और नो गाइस? सो दीज वर सर्टेन रूल्स रिलेटिंग टू द एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ऐसे करके कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हो गया। अब जाते हैं टू द लास्ट एस्पेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड दैट इज कॉसी कॉन्ट्रैक्ट्स। ओके, लेट्स चेक इट आउट। कॉसी कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं बता सकते हो आप लोग? सिर्फ इसने पैसे दिए क्या मेरे को? उसने भी बोला क्या? इन दोनों ने पैसे दिए क्या मुझे? सुनो मेरी बात, कभी कभार क्या होता है, कानून आपके ऊपर कुछ ऑब्लिगेशंस मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज डालता है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो डालता है बट रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ साथ आपको कुछ राइट्स भी देता है। पार्टीज डिड नॉट एक्चुअली क्रिएट अ कॉन्ट्रैक्ट विद देमसेल्व्स, ओके, बट लॉ imposed certain obligations and gave you certain rights. This is a quasi contract. In fact, quasi contract is not even a contract entered by two parties. But कानून ने आपको बोल दिया कि अगर ऐसी सिचुएशन में आप आते हो तो अब आपको बाय हुक और क्रुक ये सारी जिम्मेदारी पूरी करनी पड़ेगी, और अगर आपने ये जिम्मेदारी पूरी की है, यू डोंट वरी, हम आपको कुछ राइट्स भी देंगे। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं एज
quasi contract. Actually, quasi contracts are based on the principle of equality, on the principles of equity, justice, that no person should enrich himself at the loss of somebody else. एक सिंपल एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कि ये क्लास के बाद जब आप घर जा रहे थे, आपको किसी की गोल्ड रिंग मिल गई रास्ते में, तो आप जब वो गोल्ड रिंग को उठा लेते हो, क्या ये रिंग अब आपकी बन जाती है? नहीं बनती है. लीगली अब कानून कहेगा कि आपकी जिम्मेदारी है कि आप ये रिंग इसके ट्रू ओनर तक पहुंचा दो. तो ऐसा नहीं हुआ था कि आपने और उस ट्रू ओनर ने हाइड एंड सीक खेला था कि अब मैं अपनी रिंग को छुपा दूंगा प्रेस्टीज पे, तुम ढूंढ के लेके आना. सो इट्स नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड बिटवीन टू पार्टीज. ये तो इत्तेफाक से ऐसा हो गया कि उस समय पे आपको वो रिंग मिल गई. तो अब फिर कानून कहता है कि आपकी जिम्मेदारी है कि आप ये रिंग को क्या कर दो, ट्रू ओनर को ढूंढ के उसके पास वापस से लौटा दो. बट जहां पे कानून ने आपके ऊपर ऑब्लिगेशन डाला है, कानून ये भी कहता है आप टेंशन मत लो. ओके, हम आपको आपके ये अधिकार के साथ साथ, सॉरी, आपके ये ड्यूटीज के साथ साथ कुछ अधिकार भी देंगे. तो हम कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या अधिकार मिल रहा है? तो ऑनर नहीं मिला तो उसको नहीं, उसके पहले भी आपको ओनर को ढूंढने के लिए जितना खर्चा लगा है वो खर्चे की भरपाई आप ट्रू ओनर से रिकवर कर सकते हो. हाँ, अगर गुड्स पेरिशेबल है या ट्रू ओनर को ढूंढने के लिए आपने गुड्स के 2/3 वैल्यू से भी ज्यादा खर्चा कर दिया है, तब आप अगर चाहो तो गुड्स को बेच सकते हो. हाँ, are you understanding this? So this is the meaning of quasi contracts. अब यही quasi contract के कुछ salient features है. इंस्टीट्यूट का कुछ भरोसा नहीं है, कोई भी कोने में से सवाल उठा सकते हैं, हो सकता है 2 मार्क का सवाल पूछ लेंगे. What are the salient features of a quasi contract? एक बार आप रीड करो, फिर मैं डिस्कस करती हूँ. रीड कर लो आप लोग. रीड कर लो. हाँ, आया है 2 मार्क के लिए. चलो आ जाइए, सुनो. What are the features of a quasi contract? पहली बात तो जो भी quasi contracts है, आप देखोगे 5 quasi contracts स्पेसिफाइड है एक्ट में. ये सारे quasi contract में आपको जो राइट मिलता है, दैट इज द राइट टू रिसीव मनी. जैसे कि जब आप रिंग ट्रू ओनर तक पहुंचा देते हो, यू गेट द राइट टू रिसीव द मनी ऑफ ऑल द एक्सपेंसेस दैट यू हैव बोर्न टू फाइंड द ट्रू ओनर. सेकेंड फीचर कहता है कॉस्टी कॉन्ट्रैक्ट कभी भी ऑफर और एक्सेप्टेंस की मेथड से कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है. ओके, सो इट्स नॉट इवन एन एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड बिटवीन टू पार्टीज, बट इट इज इम्पोज्ड बाय लॉ. तो कानून ने आपको सिचुएशन में डाला है और कहा है कि ये आपके ऑब्लिगेशंस और ये आपके राइट्स. और तीसरी चीज लिखी गई है दैट दिस राइट इज नॉट अगेंस्ट द एंटायर वर्ल्ड. ऑफ कोर्स, जिसकी कोई हुई रिंग आपने ढूंढ के दी है, उसी के अगेंस्ट आपको पैसे लेने का अधिकार है और किसी के अगेंस्ट आपको ये राइट नहीं मिलता है. सो दीज आर द फीचर्स ऑफ अ कॉसी कॉन्ट्रैक्ट. तो अब देखते हैं द लास्ट पॉइंट इन दिस, कौन से वो 5 केसेस है जहां कॉसी कॉन्ट्रैक्ट होता है अराइज. सबसे पहला पॉइंट, क्लेम फॉर नेसेसरी सप्लाई टू पर्सन्स इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग. तो देर आर सर्टेन पीपल हु आर नॉट केपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, जैसे कि अ माइनर,
अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अब ऐसे केस में अगर आपने उनके बिहाफ पे कुछ खर्चा किया है, बट ये जो खर्चा आपने किया है इट इज फॉर देयर नेसेसरीज, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, एजुकेशन, मेडिकल एक्सपेंसेस, उसके पेरेंट्स के, जैसे कि कोई माइनर बच्चा है, माँ बाप का एक्सीडेंट हो गया एंड नाउ वो अनाथ हो गया, उनके फ्यूनरल एक्सपेंसेस का खर्चा आपने किया है, तो आप अगर चाहो, देखो लीगली हमने ये राइट दिया है, आपकी चाहत कुछ और भी हो सकती है, तो आप अगर चाहो आप उस बच्चे से वो फ्यूनरल एक्सपेंसेस रिकवर कर सकते हो। ऑफ कोर्स नॉट फ्रॉम हिम पर्सनली, उसको अपना स्लेव बना के उससे पैसा रिकवर नहीं करोगे, बट अच्छा माँ बाप की डेथ के बाद सारी एसेट उसी की हो गई, वो एसेट से आप क्या कर सकते हो, वो पैसे आप रिकवर कर सकते हो। बट याद रखना, आपने अगर खर्चा किया है इट्स नॉट फॉर लग्जरी, इट्स फॉर नेसेसरीज, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, एजुकेशन, मेडिकल एक्सपेंसेस, फ्यूनरल एक्सपेंसेस, ये खर्चे की भरपाई आपको मिल जाएगी। तो अब जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल आपने उस बच्चे का एजुकेशन का खर्चा आज कर लिया, आज तो अभी एडमिशन लेने का समय है क्योंकि जून से स्कूल शुरू हो जाएगी, तो अब आप कहोगे बच्चा वैसे भी मेंटल स्टेट में नहीं है, मैं करवा देता हूँ एडमिशन, आप करवा दोगे एडमिशन। आप अगर चाहो आप बाद में ये खर्चे की भरपाई उस माइनर के एस्टेट से ले सकते हो, बट नॉट फ्रॉम हिम पर्सनली। यस और नो गाइस? ओके। हाँ तो फिर अलग बात है, तो फिर वो नेसेसिटी आ गया ना। पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन, तो देखो अ पर्सन who is interested in the payment of money which another is bound by law to pay. So basically पेमेंट देना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, पेमेंट देना किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, बट आप कोई इंटरेस्टेड पार्टी हो, जैसे कि आप एक रेंटेड घर में रहते हो और उस घर पे गवर्नमेंट की चिट्ठी आई कि म्यूनिसिपल टैक्सेस दो नहीं तो हम इस घर पे कब्जा जमा लेंगे अपना। अब एक्चुअली तो म्यूनिसिपल टैक्सेस ट्रू ओनर को देना चाहिए था, बट उसने नहीं दिया, बट रह तो आप रहे हो ना, आप इंटरेस्टेड पार्टी हो, आपने आज म्यूनिसिपल टैक्सेस दे दिया, कहा एटलीस्ट गवर्नमेंट तो शांत हो जाए, बाद में ये जो पैसा जो मैंने किसी और के लिए दिया है, ओनर के बिहाफ पे दिया है, मैं ओनर से तो रिकवर कर ही सकता हूं। सो यू हैव मेड द पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ समवन एल्स, ये पेमेंट देना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, बट बिकॉज यू आर एन इंटरेस्टेड पर्सन यू मेड द पेमेंट। हाँ बोलो ना। तो ऐसे केस में ये जो पेमेंट आपने दिया है ये आप ट्रू ओनर से क्या रिकवर कर सकते हो, आपके पास वो राइट है पैसा रिकवर करने का, इट फॉल्स अंडर कॉसी कॉन्ट्रैक्ट्स। नेक्स्ट, obligations of person enjoying the benefits of non-gratuitous act. non-gratuitous मतलब आपने उदार होके काम नहीं किया है, आपने कुछ तो वापस मिले उस एक्सपेक्टेशन से काम किया है, उस एक्सपेक्टेशन से आपने काम किया है। तो अब ऐसे केस में अगर जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ गुड्स गलती से डिलीवर हो गए, शर्मा आंटी और वर्मा आंटी, वैसे तो शर्मा आंटी ने कॉल किया था दुकानदार को और ग्रोसरी के लिए सामान कुछ ऑर्डर किया था, बट उनको लगा वर्मा आंटी का कॉल आया था और गुड्स गलती से उधर डिलीवर हो गए। वर्मा आंटी को वैसे भी ये सामान खरीदना था, गर्मी का मौसम चालू है तो किराना तो स्टॉक करना ही है, मतलब बढ़िया है यार, मैंने जो सोचा वो हो गया, सच में द सीक्रेट है और सामान इस्तेमाल करना चालू कर दिया। Is she bound to make the payment to that किराना वाले अंकल? No? सामान इस्तेमाल कर लिया आंटी जी ने, पैसे तो देने ही पड़ेंगे क्योंकि ये जो गुड सप्लाई हुआ है वो मुफ्त में आपको नहीं दिया, यार भंडारा नहीं चालू है, एक्सपेक्ट किया है कि कंसिडरेशन मिले फॉर द गुड्स दैट हैव बीन सप्लाइड। फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स तो हमने ऑलरेडी चर्चा कर दी है, और एक लास्ट पॉइंट है मनी दैट इज पेड बाय मिस्टेक और अंडर कोर्शन, दोनों बातें कवर्ड है। गलती से मेरे को देने थे
60 लाख रुपए, मतलब 7 मैंने दे दिए 60 रुपीज, 7 नहीं 60। तो डिड आई पे बाय मिस्टेक? 7 के बदले 60, 7 लाख के बदले 60 लाख दे दिए। डिड आई पे द मनी बाय मिस्टेक? कैन आई टेक इट बैक? And sometimes even payment made under coercion can be recovered. Yes or no guys? पक्का 100%। तो रेलवे से आपने कुछ गुड्स कंसाइन किया था, रेलवे ऑफिसर ने बोला जब तक आप मुझे ये पैसे नहीं देते हो मैं भी कंसिडर नहीं करूँगा आपका माल आपको क्लेम करने के लिए, तो आपको वो कंसिडरेशन फीस देनी पड़ी अंडर दिस कोर्शन, जिसके बिहाफ पे आपने ये पेमेंट दिया है, दो इलीगल, यू कैन रिकवर इट बिकॉज दिस पेमेंट वॉज नेवर मेड बाय यू, मतलब इट वॉज मेड बाय यू बट नेवर फॉर यू, सो यू कैन रिकवर इट फ्रॉम दैट पर्सन फॉर whom द पेमेंट वॉज मेड। यस और नो गाइस? तो ऐसे करके हमारा पूरा का पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कम्स टू एन एंड। क्या बात है। कुछ क्वेश्चंस कर ले आईसीआई के? 1 यूनिट तो करना ही है, वो तो डिसाइडेड ही था। टाइम मिले तो 2 यूनिट भी हो सकते हैं। फर्स्ट और सेकंड यूनिट छोटा है, 4th यूनिट भी छोटा है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट का 3rd यूनिट बड़ा है, पार्टनरशिप एक्ट का 2nd यूनिट बड़ा है। आ जाइए, 3 क्वेश्चन है, दैट्स इट। अभी देखो यही जो मैं आपको कह रही थी ना 2 मार्क का सवाल, ऐसा सवाल आपको भी इंस्टीट्यूट पूछ सकता है। What do you mean by quasi contract and what are its characteristics? Characteristics in the sense features only. ठीक है, तो आप लोग जानते हो quasi contracts are those contracts which are created by operation of law, जहां कानून आपके ऊपर कुछ obligations डालता है और obligations के साथ साथ rights भी देता है। It's basically based on the principles of equity that no one should enrich himself at the loss of another. Questions दिख रहा है क्या? Okay, and at the loss of another. और फीचर्स क्या है कॉसी कॉन्ट्रैक्ट के? कि वो कभी अग्रीमेंट से बना नहीं है, ऑफर और एक्सेप्टेंस का कभी फंडा ही नहीं था, इट वॉज इम्पोज्ड बाय लॉ। यहाँ पे आपको जो अधिकार मिलता है दैट इज टू क्लेम मनी, एंड दिस राइट दैट इज गिवन इज नॉट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड बट इट इज ओनली अगेंस्ट अ स्पेसिफिक पर्सन। यस और नो गाइस? गुड। कृतिका, भावना, मुजाफिर, अनन्या, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। X a minor, X a minor, X वो तो ये सेम क्वेश्चन मेरी बुक में भी है शायद से, टेक्निकल प्रॉब्लम है बट अपना दिमाग लगाओ मत, एग्जामिनर के सवाल के आगे आपको सवाल नहीं करना है कि आप बताइए माइनर एमकॉम कैसे पढ़ रहा है। आपको एग्जामिनर के सवाल के आगे देने होंगे जवाब, तो ही मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। So on 1st July 2019, he took a loan of 1 lakh from B for the payment of his college fees and to purchase books and agreed to repay it by 31st of December. So college fees और books क्या ये necessaries में आएगा? Education. On due date, X fails to pay back the loan amount to B. B now wants to recover the loan amount from his assets, minor की assets.
क्या वो सक्सीड कर पाएगा? वाई? इज इट अ कॉसी कॉन्ट्रैक्ट? और अगर आपने माइनर के नेसेसरीज, माइनर इज अ पर्सन हु इज नॉट कैपेसिटेटेड टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, उसके अगर आपने नेसेसरीज के लिए कुछ खर्चा किया है तो वो आप पैसा रिकवर कर सकते हो, नॉट फ्रॉम हिज पर्सनली बट फ्रॉम हिज एस्टेट। तो क्या ये सक्सीड करेगा? जी हाँ। और एक लास्ट क्वेश्चन है, क्या है ये क्वेश्चन बताओ? P left his carriage on D's premises. Landlord of D seized the carriage against the rent due from D. D को अपने लैंडलॉर्ड को, घर मालिक को पैसे देने थे जो उसने नहीं दिए थे। उसने P का कैरेज ही सीज कर लिया। सीज करना मतलब जब्त करना, नहीं है बात समझ में? तो एक लैंडलॉर्ड एक टेनेंट है। टेनेंट कौन है? डी। और पी ने अपना कैरेज, कैरेज समझता है क्या? जैसे घोड़ा गाड़ी, जो गाड़ी है उसको कैरेज कहते हैं, डी के प्रीमाइसेस पे छोड़ दिया था। लैंडलॉर्ड ने क्या किया? कैरेज को ही जब्त कर लिया और कहा जब तक डी मेरे को मेरा रेंट नहीं देता मैं भी ये कैरेज नहीं लौटा होगा। दिक्कत डी और लैंडलॉर्ड के बीच में पी फंस गया ना, क्योंकि उसका कैरेज सीज हो गया। P paid the rent and got his carriage released. Can P recover the amount from D? क्यों? Yes. P ने एक तो जो पेमेंट किया है, क्या अपने लिए किया है? किसके लिए किया है? D के बिहाफ पे। So is P an interested party? Interested क्यों है? अरे क्योंकि कैरेज तो उसका है ना, D का क्या जा रहा है? इसलिए आप रेंट देके अपनी कैरेज छुड़वा दो, बट बाद में अकॉर्डिंग टू कॉसी कॉन्ट्रैक्ट कानून इस डी के ऊपर ऑब्लिगेशन डालेगा कि तेको ये रीइंबर्समेंट पी को करना होगा। इट विल फॉल अंडर कॉसी। यस और नो गाइस? डन? 100%? सो नाउ वी आर ऑफिशियली कंप्लीटेड द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। क्या बात है, बढ़िया है। यूनिट 1 तो हो जाएगा आज सेल ऑफ गुड्स एक्ट का। सेक्शन 10 तक है ना, 3 चार्ट्स है, 3 सवा 1 तक हो जाएगा विद क्वेश्चंस। आई डोंट थिंक सो यूनिट 2 हो पाएगा, कल फ्रेश माइंड से ही करना पड़ेगा यूनिट 2। कितने चार्ट्स है सेल ऑफ गुड्स एक्ट के? 10 चार्ट्स है, 10 11। ओ पार्टनरशिप और एलएलपी तो एक एक दिन में हो जाएगा। कंपनीज एक्ट एंड एलएलपी एक एक दिन में हो जाएगा। सॉरी, कंपनीज एक्ट और एलएलपी तो एक एक दिन में हो जाएगा। एक दिन कंपनीज एक्ट झाला, एक दिन एलएलपी झाला, अलॉन्ग विथ मॉड्यूल के क्वेश्चंस एंड एवरीथिंग, उसके साथ ही हो जाएगा। सिर्फ ये थोड़े से, ये पहले 3 एक्ट्स थोड़े से लेंदी एक्ट्स है। कितना? आज चौथा दिन है ना, 4 दिन हमको किसको लग गए? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो आई थिंक 3 और 3 दिन सेल ऑफ गुड्स एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट को लगेगा, और एक कंपनीज एक्ट और एलएलपी। तो और कितने दिन लगेगा आज के बाद? 3 3 6 7 8 दिन लगेंगे, और 8 से पकड़ के, सॉरी रेगुलर सेशन में ना, रेगुलर सेशन में 35 डेज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, 35 डेज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को लगता है विथ क्वेश्चंस एंड एवरीथिंग। ओके, और क्लास में भी तो मैं रिवीजन करवाती हूँ ना, तो वो विथ रिवीजन विथ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एंड द क्वेश्चंस वी टुक 35 डेज फॉर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जिसको हमने 4 दिनों में रिवाइज किया है। ये 4 दिन में इसलिए रिवाइज किए थे क्योंकि वहां पे 35 डेज दिए थे। एक एक टॉपिक, एक एक वर्ड, जैसे वो फ्री कंसेंट, 1 घंटा हम लोग फ्री कंसेंट को देखते थे। मिस्टेक पूरा 1 घंटा हमने दिया है। कंसिडरेशन क्या होता है, पूरा 1 घंटा हमने दिया। एक एक वर्ड को हमने 1 घंटा, उतना हमने दिया है, बट दैट्स वर्थ इट, इतना जरूरी भी है। हाँ थे, मैं वही बोल रही हूँ, उतना तो मैं टाइम देती हूँ, 30 घंटे में देती हूँ। आउट ऑफ 100 आवर्स मेरी पूरी बैच है,
100 आवर्स मेरे को लगते हैं फाउंडेशन लॉ के लिए. 100 आवर्स में से 30 आवर्स इज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. क्योंकि आप देखो 23 मार्क्स का अगर है तो उतने आवर्स भी तो देने पड़ेगा ना. हाँ तो BCR के अलग है, दोनों मिला के 135 आवर्स है क्या? तो मेरे 100 है और 35 आवर्स पूजा मैम के. फिर मेरे को 90 to 100 आवर्स लगते हैं डिपेंडिंग अपॉन द बैच. ऐसा है ऑफ कोर्स. हाँ बहुत अच्छे थे, ऐसी बैच कभी ना आए. चलो आ जाओ. इंटर में तुम अपने आप सीरियस हो जाओगे, पता है क्या? बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है. LLP एक्ट के अमेंडमेंट्स बेटा कुछ है ही नहीं. जो भी मैंने क्लास में पढ़ाया है इट्स द लेटेस्ट विथ ऑल द अमेंडमेंट्स. बट अगर आपका अमेंडमेंट नहीं हुआ है, पिछले अटेम्प्ट के लिए मैंने LLP एक्ट के सारे अमेंडमेंट लेक्चर्स डाले हुए हैं. यूट्यूब पे ही है, सब कुछ अवेलेबल है. ओके आ जाइए. हाँ तो GD के बच्चों को 84 लेक्चर्स आए. 84 क्यों बेटा? क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1 महीना हमने 1.5 घंटा लिया था. ओके दैट इज वाई लेक्चर्स कम हो गए. बट 100 आवर्स कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ है. आप ऐसे मत फील करो दैट यू आर बीइंग चीटेड. फेस टू फेस में जो पढ़ाया है वही रिकॉर्ड होके GD और PD में जा रहा है. 84 लेक्चर्स लॉ के इसीलिए हुए बिकॉज 1 मंथ या उससे थोड़ा ज्यादा भी कुछ हुआ था क्या? 40 डेज हमने 1.5 घंटा लिया था बेटा. तो ड्यूरेशन 100 आवर्स ही होता है. अब अगर आप 2-2 घंटे बैठोगे तो हो सकता है मैं लॉ जो है 50 दिन में ही कंप्लीट कर लोगे. बट बैठ नहीं सकते हो आप. 1 घंटे में ऐसा लगता है बस हो गया मैम अभी. हाँ उसमें भी आपको सॉन्ग, कभी कुछ मस्ती, कभी कोई जोक लगता है. सो दैट्स हाउ इट इज. सो इट टेक्स 100 आवर्स डिपेंडिंग अपॉन हाउ मेनी आवर्स यू आर सिटिंग. तो आप देखना आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के फर्स्ट 30 या 35 लेक्चर्स वुड हैव बीन फॉर 1.5 hour to 1/4 to 2 hours. तो वैसी वो बात होती है ना बेटा. तो आप लोड मत लीजिए, भरोसा रखिए मुझ पे. 25 सालों से पढ़ा रही हूं मैं. चलो आ जाते हैं, लेट्स स्टार्ट. हाँ 45 डेज तक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. देखो हाँ क्या बोल रही थी मैं? सेल ऑफ गुड्स एक्ट इज अ सेकेंड एक्ट दैट वी आर स्टार्टिंग विथ. ओके आप लोगों को चाहिए कुछ ब्रेक वेक कि सब ओके है? 1 यूनिट के बाद वैसे भी छोड़ने वाले हो, ठीक है. सेल ऑफ गुड्स एक्ट में 4 यूनिट्स है. टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट द फर्स्ट यूनिट ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट. ओके और ये बेसिक वाला यूनिट है जहां पे सारे डेफिनेशन, सेल क्या होता है, सेल और हायर परचेज, सेल और बेलमेंट का डिफरेंशिएशन और वो अग्रीमेंट टू सेल एंड सेल, गुड्स की डेफिनेशन और वो सब है. तो आज सारा बेसिक्स हम कवर कर लेते हैं, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट डेफिनेशन एंड दैट इज ऑफ अ बायर एंड ऑफ अ सेलर. सो हु इज अ बायर? अ बायर इज अ पर्सन हु बाइज और अग्रीज टू बाय, whereas a seller is the person who sells और agrees to sell. अब देखो गुड्स, कोई भी सेल के कॉन्ट्रैक्ट में गुड्स का होना जरूरी है और गुड्स के बदले में मनी कंसिडरेशन होना जरूरी है. तो गुड्स की डेफिनेशन लर्न करना तो बहुत प्राइमरी है. ओके सो व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड गुड? ओके सो गुड्स मीन्स एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, any kind of movable property other than actionable claim and money, other than actionable claim and yes, and it includes shares, stock, growing crop, grass or things attached or forming a part of the land which are agreed to be cut before they are being sold. तो मूवेबल प्रॉपर्टी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है. ओके सो गुड्स की डेफिनेशन में वही प्रॉपर्टीज आएगी जो मूवेबल है इन नेचर. सो गुड्स मीन्स एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी. दीज गुड्स आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स. बताओ आप लोग भी कौन से 3 टाइप्स है? एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स एंड कॉन्टेंजेंट गुड्स. एग्जिस्टिंग गुड्स वो गुड्स होते हैं विच एग्जिस्ट
at the time of the contract of sale. So that is, the goods are owned or possessed by the seller at the time of the contract of sale. Okay, such goods are known as existing goods. Future goods are those goods which are to be manufactured or to be procured or acquired by the seller. Yes or no guys? But contingent goods का acquisition भी depending है upon a uncertain event. Uncertain मतलब that event may either happen or may not happen. So ऐसे goods को कहते हैं as contingent goods. आपके existing goods are further divided into three types: specific goods, ascertain goods and unascertain goods. Specific goods वो होते हैं goods which are identified and agreed at the time of making the contract of sale. Uncertain goods को हमने specifically identify नहीं किया है at the time of making the contract. और इन्हीं uncertain goods में से आप जब गुड्स को आइडेंटिफाई कर देते हो तो वो बन जाते हैं असर्टेन गुड्स. सो बेसिकली असर्टेन गुड्स आर आइडेंटिफाइड आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड. नेक्स्ट डेफिनेशन is of the word delivery. So delivery means voluntarily transferring the possession of your goods to another person. This delivery can be of three types. कौन से three types? Actual delivery, constructive delivery और symbolic delivery. तो actual delivery में आप goods को physically किसी और को transfer करते हो. Constructive delivery में क्या होता है? Physical possession transfer नहीं होता है, but आप ऐसी कोई चीज देते हो which is acting as a symbol of actually transferring the goods. जैसे कि गाड़ी की चाबी देना is equivalent to गाड़ी देना. So तो मैंने क्या बोला? बट मैंने एक्चुअली मैंने बताया सिंबॉलिक ना. ओके, सॉरी, माय मिस्टेक. सो यू आर पेइंग अटेंशन, गुड. व्हाट आई मेंट वाज सिंबॉलिक डिलीवरी. सिंबॉलिक डिलीवरी में क्या होता है? आप गुड्स को एक्चुअली फिजिकली ट्रांसफर नहीं करते हो, बट आप ऐसी कोई चीज देते हो विच इज अ टोकन ऑफ ट्रांसफरिंग द एक्चुअल गुड्स. जैसे कि गाड़ी की चाबी देना इज इक्विवेलेंट टू गाड़ी देना. दिस इज नोन एज सिंबॉलिक डिलीवरी. गुड्स नहीं, डिलीवरी. कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में तो एक्चुअली गुड्स की डिलीवरी होती भी नहीं है. गुड्स जहां पहले थे अभी भी वही है, बट अब आपने ऐसी कोई हरकत की है जिसके वजह से क्या हुआ है, नाउ यू आर पोजेसिंग द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ अ न्यू ओनर, ऑन बिहाफ ऑफ समवन एल्स. ऐसी डिलीवरी को कहते हैं एज कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी. यस सुनो गाइस, यस हो तो ऐसा कभी कभी. अब देखो, सेल एंड अग्रीमेंट टू सेल. सेल एंड अग्रीमेंट टू सेल. यहां पे देखो क्या हुआ है. अग्रीमेंट टू सेल में आप अग्री कर रहे हो टू सेल द गुड्स एट अ फ्यूचर डेट. ओके, यूजुअली अग्रीमेंट टू सेल हैपेंस इन केस ऑफ फ्यूचर गुड्स और कॉन्टिंजेंट गुड्स. और अग्रीमेंट टू सेल में ओनरशिप का एक लीगल टर्म है जिसको हम कहते हैं प्रॉपर्टी इन द गुड्स passes on a later date. But sale के केस में property in the goods transfers immediately. Property मतलब ownership in the goods, okay, is getting transferred on an immediate basis. देखो सेल में डिफरेंशिएशन देखो ना, वहीं पे राइट हैंड साइड पे आपको नजर आएगा. सेल में क्या ओनरशिप इमीडिएटली पास हो रही है? अग्रीमेंट टू सेल में इमीडिएटली ट्रांसफर नहीं होती है. ओनरशिप गेट्स ट्रांसफर्ड एट अ फ्यूचर डेट. सेल के केस में द कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट टू सेल में इट इज एन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट. यस और नो गाइस? एक बार सेल हो गया, क्या बायर बिकम्स द एब्सोल्यूट ओनर ऑफ द गुड्स? हाँ है ना? तो अब अगर बायर ओनर है, सेलर इन गुड्स को किसी और को बेच
नहीं सकता। बट अग्रीमेंट टू सेल में अभी तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है, अभी भी ओनर कौन है? सेलर। सेलर अगर चाहे ये गुड्स को किसी और को बेच सकता है, बट सिमिलर गुड्स फिर ये बायर को भी उसको लौटाने पड़ेंगे। जो गुड्स का ओनर होता है वही गुड्स का रिस्क बेयर करता है। सेल के केस में क्या ओनरशिप बायर को ट्रांसफर हो चुकी है, तो क्या गुड्स का रिस्क बायर के पास होगा? बट अग्रीमेंट टू सेल में गुड्स का रिस्क सेलर के पास ही रहता है। यस नो गाइस? पक्का 100%? कोई भी सेल का कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए कम से कम कितने पार्टीज लगते हैं? 2। अरे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए 2 पार्टीज ही लगते हैं यार। बट सेल के केस में ये जो 2 पार्टीज होगी, कौन सी 2 पार्टीज होगी? बायर एंड सेलर। कौन सी 2 पार्टीज होगी? सब्जेक्ट मैटर क्या होगा? और गुड्स के बदले में मिलेगा क्या? प्राइस। प्राइस मतलब मनी कंसिडरेशन। यस नो गाइस? ग्रेट। और ओनरशिप या तो इमीडिएटली ट्रांसफर हो सकती है या तो ट्रांसफर हो सकती है ऑन सम फ्यूचर डेट। यस नो गाइस? सेल और हायर परचेज सेम है या अलग अलग है? अरे बोलो ना। आप लोग पहले रीड करोगे फिर मैं डिस्कस करूं, कि पहले हम डिस्कस करें फिर आप रीड करोगे? पहले रीड करो फिर आप, तो डिस्कशन में भी मजा आएगा। डन? अब सुनो मेरी बात। सेल के केस में ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर होती है और हायर परचेज के केस में ऑन द पेमेंट ऑफ द लास्ट इंस्टॉल। सेल के केस में सेलर और बायर होता है और हायर परचेज के केस में हायर परचेसर और हायर वेंडर होता है। एक बार सेल हो गया, क्या हो गया? बायर अब इस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट नहीं कर सकता और उसको क्या प्राइस देना ही पड़ेगा। बट हायरर अगर चाहे क्या हायर परचेज का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकता है? ही विल स्टॉप मेकिंग द पेमेंट और फिर उसको गुड्स जो है वो वापस से क्या लौटाने पड़ेंगे। हाँ या ना? रिस्क किसके पास रहता है इन केस ऑफ सेल? बायर के पास। और यहाँ पे इन केस ऑफ हायर वेंडर और यस और नो गाइस? बायर क्या गुड्स को रीसेल कर सकता है क्योंकि वो ओनर है, उसको जो करना है गुड्स के साथ करे। बट हायर परचेसर क्या गुड्स को रीसेल कर सकता है? अरे बोलो ना। हाँ, वंस द लास्ट पेमेंट इज मेड ही बिकम्स द ओनर एंड देन ही कैन रीसेल इट, बट उसके पहले वो रीसेल नहीं कर सकता। वैसे ही और एक डिफरेंशिएशन है सेल और बेलमेंट, प्लीज ये भी पढ़िए क्योंकि डिफरेंशिएशन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। डन? ओके। सेल के केस में ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड, whereas बेलमेंट के केस में सिर्फ पोजेशन इज ट्रांसफर्ड। एक बार सेल हो गया, अब गुड्स वापस से सेलर को लौटाने की जरूरत नहीं है। और बेलमेंट के केस में गुड्स आर डिलीवर्ड इन फैक्ट
to the bailey for a particular purpose, and as soon as the purpose is over, bailey की responsibility होती है true owner को goods को लौटाने की. सेल के केस में कंसिडरेशन कंपल्सरी प्रेजेंट होता है, वो भी मनी कंसिडरेशन. ओके, बेलमेंट मे बी ग्रेचुटस और इट कैन ऑल्सो बी नॉन ग्रेचुटस. आपने बेलमेंट का एक्सेप्शन भी देखा था कंसिडरेशन वाले चैप्टर में. सो इट मे हैपन दैट देयर इज नो कंसिडरेशन प्रेस इन केस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट. और ये भी एक सेंटेंस है, प्लीज इसको भी जरूर रीड करना कि सेल इज डिफरेंट फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर. तो कभी कभार एक्चुअली गुड्स नहीं बेचे जाते हैं, आपको जो चार्ज किया जा रहा है इज फॉर योर वर्क एंड लेबर. सपोज कोई बहुत फेमस आर्टिस्ट है, उससे आप आपका पोर्ट्रेट बना रहे हो, तो आपने सपोज उसको 50,000 देने का वादा किया है. ये 50,000 रुपए इज नॉट फॉर द कैनविस एंड पेंट्स, 50,000 रुपए इज फॉर हिज आर्ट वर्क. किसके लिए? ओके, for his art work. So this is not a contract of sale. It's actually a contract for work and labor. So it won't be covered under the Sale of Goods Act. बराबर या नहीं? I think this is the last chart of the Sale of Goods Act. हो गया. Questions भी करेंगे हाँ? कैसे अधूरा अधूरा नहीं छोड़ना है, सब कुछ अच्छे से करेंगे. भले ही कल अपन यूनिट नंबर 2 और 4 ले लेंगे, क्योंकि वो दो छोटे छोटे हैं, क्योंकि एक पूरा दिन मेरे को यूनिट नंबर 3 को लगेगा ही. ठीक है, तो वैसा कर लेंगे. यस, सारा कुछ इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ नहीं है. एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, ऐसा कुछ नहीं बोल सकते. आ जाइए. बैटरी ठीक है कैमरा की? ओके, और आधा घंटा चलेगा ना. हाउ इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मेड? अरे जैसे कोई नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है यार, वैसे ही सेल का भी कॉन्ट्रैक्ट बनता है. सेलर ऑफर करेगा, बायर ऑफर को एक्सेप्टेंस देगा. ऑफर और एक्सेप्टेंस इज फॉर द सेल एंड परचेस ऑफ गुड्स. इसी के बदले में मनी कंसिडरेशन दिया जाएगा. अब या तो गुड्स इमीडिएटली डिलीवर किए जाएंगे, या तो इंस्टॉलमेंट में, या तो फिर बाद में. वैसे ही पेमेंट भी एडवांस में दिया जा सकता है, या इंस्टॉलमेंट में दिया जा सकता है, या टुवर्ड्स द एंड भी दिया जा सकता है. पार्टीज खुद आपस में डिसाइड करेंगे कि कैसे गुड्स की डिलीवरी होगी और कैसे इनका पेमेंट किया जाएगा. हाँ, what is the subject matter in a contract of sale? Goods. Come on यार, यही goods के existing goods हो सकते हैं, future goods हो सकते हैं, क्या ये contingent goods भी हो सकते हैं? Great. Okay, where there is a contract for sale of specific goods, then the contract is void if the goods without the knowledge of the seller at the time when the contract was made perished or become so damaged as are no longer to the answer to the description in the contract. Okay, but agar goods perish हुए before the sale but after the agreement to sell, तो ऐसे केस में where there is an agreement to sell, where there is an agreement to sell and subsequently goods without the fault of the buyer or the seller perish, तो ऐसे केस में क्या आपका अग्रीमेंट भी आप अवॉइड कर सकते हो? तो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि परफॉर्मेंस के दिन के पहले ही आपके गुड्स डैमेज हो गए हैं, पेरिश हो गए हैं, सब्जेक्ट मैटर ही नहीं है. तो ऐसे केस में गुड्स का परफॉर्मेंस पॉसिबल ही नहीं है. आप अग्रीमेंट को कर सकते हो अवॉइड. यस और नो गाइस? पक्का 100%. और लास्ट 2 सेक्शंस बचे हैं एंड दैट इज रिलेटिंग टू असर्टेनमेंट ऑफ प्राइस and agreement to sell. और कुछ डिस्प्ले आ जाता है क्या? बट यहाँ पे तो ठीक. चेक करो अभी.
ब्लिंकिंग, अच्छा स्क्रीन इज ब्लिंकिंग, ऐसे ऐसे बोल रहे, स्क्रीन आंख मार रही है। कविता, स्क्रीन आंख मारे, आंख मारे, कविता, कविता है कोई तो, कविता खनवानी। किसका? कविता के साथ? मैं सो रहा था एक बार इसके रूम पे और अंकल सर आने वाले थे थोड़ी देर, इसने मैसेज में गुड मॉर्निंग सर, और सर नहीं निकला, मैं आधा घंटे बाद है, मैं उठा, वो मैसेज पढ़ा, भागता हुआ आया उसके रूम से कि सर आगे मेरा, कविता की वजह से। हाँ, चलो आ जाओ। उसके वजह से पता नहीं कौन सा एक दूसरा लड़का था मेरे पर्सनल बैग की गालियां दे रहा था, मैं बोला भाई तेरा क्या है, क्या है? तुमने उसके साथ झगड़ा किया इसलिए? हाँ, दूसरा लड़का आके उसको प्रोटेक्ट कर रहा था, मतलब और उसको भी पता है कि मैं, अब सब लोग हीरो बनने की कोशिश करेंगे ना, तुम्हारे जैसा मौका नहीं मिलता है ना फेस टू फेस बच्चों जैसा। मैंने ब्लॉक कर दिया उसको। चलो आ जाइए। ओके, सो नाउ आई थिंक इट्स ओके, ऑल गुड नाउ। हाँ, असर्टेनमेंट ऑफ प्राइस। कोई भी गुड्स का प्राइस कैसे असर्टेन होगा? सबसे पहली बात तो द प्राइस इज फिक्स्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट, द प्राइस इज फिक्स्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। बट अब देखो, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट में प्राइस को फिक्स नहीं किया है तो आप एक मैनर फिक्स कर सकते हो जिससे कि प्राइस डिटरमिन हो जाए ऑफ दैट पर्टिकुलर गुड्स। ओके, एंड जहां प्राइस डिटरमिन नहीं हुआ है तो आपको एक रीजनेबल प्राइस तो देना ही पड़ेगा। और प्राइस मतलब आप जानते हो, ओनली मनी कंसिडरेशन। ये सुन होगा इस। अब देखो, यही चीज का एक्सटेंशन है सेक्शन नंबर 10। आप लोगों ने डिसाइड किया है दैट द प्राइस विल बी डिसाइडेड थ्रू अ मैनर से, हम वैल्यूअर को अपॉइंट करेंगे और वैल्यूअर जो अमाउंट बोलेगा वही अमाउंट हम देंगे। जैसे कि दिस यूजुअली हैपेंस व्हेन यू आर सेलिंग और बाइंग सेकेंड हैंड बाइक्स, कार्स और समथिंग लाइक दैट। तो अब ऐसे केस में क्या हुआ है, आपने अग्री किया है, क्या अग्री किया है कि प्राइस हम कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड नहीं करेंगे, प्राइस विल बी फिक्स्ड बाय अ प्रोसेस बाय द रजिस्टर्ड वैल्यूअर। जो भी रजिस्टर्ड वैल्यूअर ने प्राइस डिसाइड किया है वही प्राइस बायर को, सेलर को देना पड़ेगा। ओके, सपोज गुड्स डिलीवर कर दिए हैं, बाद में वैल्यूअर ने प्राइस डिटरमिन करने से मना कर दिया, तब भी आपको रीजनेबल प्राइस तो गुड्स का देना ही पड़ेगा। बट अगर गुड्स को डिलीवर करने के पहले ही वैल्यूअर ने वैल्यू करने से मना कर दिया तो कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड हो जाएगा और आपको उसको पूरा करने की जरूरत ही नहीं है। बट अगर ये थर्ड पार्टी गुड्स को वैल्यू नहीं कर पाई, ईदर बिकॉज ऑफ द फॉल्ट ऑफ द सेलर और बिकॉज ऑफ द फॉल्ट ऑफ द बायर, तो जिसका फॉल्ट है उसको डैमेजेस देने पड़ेंगे टू द पार्टी हु इज नॉट एट फॉल्ट। यस और नो गाइस? तो अगर दो बाइक बेचनी है और वैल्यूअर प्राइस डिसाइड करने वाला है, एक बाइक आपने दे दी है, दूसरी बाइक पेंडिंग है, तो क्या होगा? जो बाइक आपने दे दी है क्या उसका रीजनेबल प्राइस देना पड़ेगा, और जो बाइक देना पेंडिंग है उसके लिए आप क्या कर सकते हो? आप कॉन्ट्रैक्ट को कर सकते हो अवॉइड। सो दिस इज ऑल अबाउट यूनिट नंबर 1 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल का मैंने दिया है ना यूट्यूब लेक्चर, हाँ वो देख लो आप, ठीक है। क्वेश्चन बैंक पे आ सकते हो मॉड्यूल के। फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। चार क्वेश्चंस है।
क्या बोल रहे हो? इसलिए तो मॉड्यूल कभी भी रेफर करना चाहिए. दैट्स आर बाइबल, गीता, ग्रंथ, कुरान, जो भी बोलना है बोल लो. Okay. A agrees to buy a new TV from a shopkeeper for 30,000. Payable partly in cash 20,000 and partly in exchange of old TV set. Is this a valid contract of sale? And give the answer with reasons. अब सुनो मेरी बात. पहली बात तो सेल जो होता है अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट, गुड्स शुड बी गिवन फॉर प्राइस, मतलब मनी कंसिडरेशन. गुड्स के बदले में अगर आप गुड्स देते हो तो वो बार्टर होता है. बट यहाँ पे ना दोनों का कॉम्बिनेशन है, बार्टर नहीं है और सिर्फ पैसा भी नहीं है. थोड़ा पैसा, थोड़ा कैश है मतलब, और थोड़ा इन एक्सचेंज ऑफ द ओल्ड टीवी. So this is considered as a valid contract of sale. किसी और को टीवी बेच के पैसा लेने के बदले हमने टीवी दुकानदार को ही दे दिया है और कहा है जितनी इसकी कीमत बनती है आप उतना कम पैसा मुझसे चार्ज करना, और इसलिए अब 20,000 रुपये चार्ज किए गए हैं. समझ रहे हो आप? और इसलिए हमने इसको माना है एज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. याद रखना, गुड्स के बदले में गुड्स इज अ बार्टर, इज नॉट कंसिडर्ड एज अ सेल. गुड्स के बदले में मनी, गुड, बट गुड्स के बदले में मनी एंड गुड्स इज ऑल्सो फेयर इनफ, विल स्टिल बी कंसिडर्ड एज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. नेक्स्ट, A agrees to sell to B 100 bags of sugar arriving on a ship from Australia to India within the next 2 months. Unknown to the parties, the ship has already sunk. Does B have any right against A under the Sale of Goods Act? हम लोग क्या कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकते हैं? यहाँ पे शिप ऑलरेडी डूब चुकी थी, सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रॉय हो चुका है. सब्जेक्ट मैटर ही नहीं, हम कैसे बेचेंगे उसको? ये सेम क्वेश्चन ना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से भी आ सकता है, बट क्वेश्चन का नजरिया सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, तो आपको सेलर और बायर को ध्यान में रखते हुए अपना जवाब करना होगा ड्राफ्ट. देख लेते ना, देखो इंस्टीट्यूट ने कैसे ड्राफ्ट किया है. बी द बायर, देखो सेलर और बायर के नजरिए से, बी द बायर हैज नो राइट अगेंस्ट ए द सेलर, क्योंकि यहाँ पे जब पार्टीज ने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया था ये स्पेसिफिक गुड्स को बेचने के लिए, यहाँ पे ना सेलर की गलती है ना बायर की गलती है, बट गुड्स ऑलरेडी डैमेज हो चुके हैं, लॉस्ट हो चुके हैं, इनफैक्ट यहाँ पे तो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, उसका सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रॉय हो चुका है. तो यहाँ पे आप सुपर वेनिंग इम्पॉसिबिलिटी हो गई है, याद है कुछ? और अब आप कॉन्ट्रैक्ट को कर सकते हो अवॉइड, आपको गुड्स को बेचने की जरूरत नहीं है. यस और नो गाइस? श्योर? यस और नो गाइस? हाँ, मिस्टेक ऑफ फैक्ट और सुपर वेनिंग इम्पॉसिबिलिटी दोनों में भी आ जाता था. ठीक है, क्वेश्चन 3. X contracted to sell his car to Y. They did not discuss the price of the car at all. X later refused to sell his car to Y on the ground that the agreement was void, being uncertain about price. Can Y demand the car? Under the Sale of Goods Act. क्या यहाँ पे प्राइस अनसर्टन है? और अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ अनसर्टेनिटी है तो क्या कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बन सकता है? नहीं बन सकता है. कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बन सकता है क्या? पेमेंट ऑफ द प्राइस बाय द बायर is an important ingredient of the contract of sale. If the parties totally ignore the question of price while making the contract, it would not become an uncertain and invalid agreement. In fact, it would rather become a valid contract
and the buyer shall pay a reasonable price. In the given case, X and Y have entered into a contract of sale of car, but they did not fix the price. X refused to sell the car to Y on this ground. Y can legally demand the car from X, and X can recover a reasonable price of the car from Y. Simple. Common sense से भी जवाब आना चाहिए. और लास्ट, टाइप्स ऑफ गुड्स. गुड्स की डेफिनेशन देखिए. A wholesaler of cotton has 100 bales in his godown. He agrees to sell 50 bales, and these bales were selected and they were set aside. They were selected and they were set aside. They were selected and they were set aside. इस केस में yes, these goods become ascertained goods. क्यों? Yes, क्योंकि आपने 100 बेल में से उसको आइडेंटिफाई किया है और उसको बाजू में रखा है. ये गुड्स क्या हो जाएंगे? ascertained goods. A agrees to sell to B 1 packet of sugar out of the lot of 100 packets lying in the shop. अभी तक तो ये नहीं पता ना ये 100 पैकेट में से कौन से हम लोग पैकेट देने वाले हैं. आज अनसर्टेंट है. वो 100 पैकेट में से जब एक पैकेट निकाल के साइड में रखेंगे ना, तब वो क्या हो जाएगा? असर्टेंट हो जाएगा. तो क्या फेस पे क्वेश्चन पूछा है उसके हिसाब से भी आपको डिसाइड करना पड़ता है. T agrees to sell to S all the apples which will be produced in his garden this year. Future goods? Yes. हाँ या ना? Yes. और इनफैक्ट फ्यूचर गुड्स का क्या अग्रीमेंट टू सेल होता है? Yes. क्योंकि अब एप्पल्स ग्रो हो गए, फिर उसके बाद हम बेचेंगे. आज तो एप्पल्स नहीं है. These would be a sale of future. Yes or no guys? Yes. Sure. मैं आपको 100 बेंचेस बना के दूंगा, कारपेंटर कह रहा है. ये भी फ्यूचर गुड्स है. जितने एप्पल्स मैन्युफैक्चर हो गए, प्रोड्यूस हो गए, वो मैं आपको बेचूंगा. हाँ, एज सिंपल एज दैट. तो 1-1 मार्क के लिए ऐसे 3 मार्क का सवाल आपको इंस्टीट्यूट पूछ सकता है. एक्सप्लेनेशन आप लिखोगे, पूरा प्रोविजन लिखने की जरूरत नहीं. फ्यूचर गुड्स क्या है, एग्जिस्टिंग गुड्स क्या है, सर्टेन गुड्स क्या है, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है. सिर्फ आप बता दीजिए इस केस में गुड्स कौन से टाइप के गुड्स हैं. ओके, जितना ये मॉड्यूल में दिया है ना उतना बस काफ़ी है. दैट्स इट. उससे ज़्यादा अगर आप लिखोगे तो आप बहुत इमोशनल हो जाओगे, फिर आप बाकी का पेपर कंप्लीट नहीं कर पाओगे. यस और नो गाइस? चलो, आज के लिए बस इतना ही करेंगे. आज जल्दी छोड़ रहे हैं आप लोगों को. कल हम लोग यूनिट नंबर 2 और 4 अनपेड सेलर कल करेंगे. ठीक है? ओके, बाय बाय. प्लीज ये क्वेश्चंस की राइटिंग प्रैक्टिस करना. ठीक है? 2 चैप्टर नंबर 6 के और 2 सेल ऑफ गुड्स एक्ट का यूनिट 1. एनी 2 दैट यू वांट टू अकॉर्डिंग टू योर चॉइस. ओके, बाय बाय. सी यू टुमारो.